2 दिसंबर 1971 को संयुक्त अरब अमीरात औपचारिक रूप से स्थापित हुआ। यह उनके लिए खुशी का दिन होना चाहिए था। लेकिन सिर्फ 2 दिन पहले ईरान ने कुछ ऐसा बुरा किया जिससे यूएई रातों रात उसका कट्टर दुश्मन बन गया। 30 नवंबर की सुबह ईरानी सेना अबू मूसा, ग्रेटर तुम्ब और लेसर तुम्ब पर उतरी। इन द्वीपों पर यूएई ने दावा किया था। ईरानी सेना ने कब्जा कर स्थानीय अरबों को बाहर निकाला, पुलिस स्टेशन और स्कूल तोड़े और द्वीपों को ईरानी क्षेत्र घोषित किया। आज लगभग सभी पड़ोसी देश ईरान से नफरत करते हैं। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण है स्पष्ट शिया सुन्नी संघर्ष, लेकिन दूसरा कारण है कि ईरान इस विभाजन का इस्तेमाल अपने असली खतरनाक मकसदों को हासिल करने के लिए कैसे करता है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर YouTube इस वीडियो को दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे युद्ध से जुड़े विषय पसंद नहीं है। मैं फिर भी इस सच्चाई को उजागर कर रहा हूँ। आप YouTube को निष्पक्ष बनाने के लिए सिर्फ लाइक बटन दबाएं। धन्यवाद। जब ईरान इजराइल संघर्ष शुरू हुआ, ईरान ने ऐसा कदम उठाया जिस पर यकीन करना मुश्किल था। एक मुस्लिम देश ने दूसरे मुस्लिम देश पर हमला किया। उन्हें शिया सुन्नी विभाजन मिला, जिसे संघर्षों के असली कारण के रूप में दिखाया गया। इसकी जड़ें 7वीं सदी के उस विभाजन में हैं। ये पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के तुरंत बाद हुआ। तब सवाल था, उनके बाद मुस्लिम दुनिया का नेतृत्व कौन करेगा? एक समूह मानता था कि नेतृत्व अली इब्न अबी तालिब, पैगंबर के चचेरे भाई व दामाद को मिलना चाहिए और सिर्फ उनके वंशज ही इसके हकदार हैं। वही समूह आज शिया कहलाता है, जबकि पैगंबर के कई साथी मानते थे कि इसका हल आपसी सलाह में है। उनका तर्क था कि मुस्लिम समुदाय के खलीफा का चुनाव समाज के सम्मानित सदस्यों की सहमति से होना चाहिए। ये वंश के आधार पर नहीं होना चाहिए, न ही विरासत के जरिए, बल्कि सामूहिक निर्णय के माध्यम से होना चाहिए। उस प्रक्रिया के अनुसार अबू बकर, जो पैगंबर के सबसे करीबी साथियों में से एक थे और उनके ससुर भी थे, को पहला खलीफा चुना गया। जिन लोगों ने इस फैसले को स्वीकार किया और चुनी हुई नेतृत्व की इस राह का अनुसरण किया, वे वही है जिन्हें हम आज सुन्नी मुसलमान के रूप में जानते हैं। 1000 साल से भी पहले हुआ वह एक मतभेद कभी भी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया। कई सदियों तक यह मुख्य रूप से एक धार्मिक विवाद ही बना रहा। लेकिन 16वीं सदी में ईरान की सफवी वंश ने जानबूझकर यह फैसला किया कि ईरान को आधिकारिक तौर पर एक शिया राज्य घोषित किया जाए। इसका कारण सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि रणनीतिक भी था। वे खुद को अपने ठीक पड़ोस में मौजूद शक्तिशाली सुन्नी उस्मानी साम्राज्य से राजनीतिक रूप से अलग करना चाहते थे। उस क्षण से सांप्रदायिक पहचान केवल आस्था नहीं रही थी, यह राज्य संचालन और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का एक उपकरण बन गई और यह स्थिति लगभग 500 वर्षों तक जारी रही। आज के समय में दुनिया के लगभग 85 से 90% मुसलमान सुन्नी हैं। शिया मुसलमान पूरी दुनिया में केवल 10 से 15% हैं। उनकी स्पष्ट बहुमत केवल ईरान, इराक और अजरबैजान में है। लेबनान, यमन, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी बड़ी संख्या में शिया अल्पसंख्यक है। 1979 से ईरान ने मुस्लिम दुनिया में शिया समुदायों का रक्षक बनने का दावा किया। इससे समर्थन मिला, पर यह काफी नहीं था। इसलिए उन्होंने नई रणनीति अपनाई। उन्होंने खुद को पश्चिमी और खाड़ी अरब प्रभाव के विरोध में शोषितों की आवाज बताया। इस तरह की सोच ने ईरान को उसकी संख्या से कहीं अधिक वैचारिक पहुंच दी है, लेकिन यही सोच उसकी सबसे बड़ी मुसीबत भी बन गई। ये 31 जुलाई 1987 की बात है। मक्का की हज यात्रा के दौरान ईरानी तीर्थयात्रियों और सऊदी सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हो गईं। 400 से ज्यादा लोगों की मौत तब हुई जब ईरानी प्रदर्शनकारियों ने हज में बिना अनुमति प्रदर्शन किया। कहा जाता है कि वे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ विरोध कर रहे थे। इससे दंगे और भगदड़ मच गई और इस घटना ने सऊदी और ईरान के रिश्तों में जहर घोल दिया। तेहरान में ईरानियों ने दूतावास तोड़े, जिससे दोनों देशों में गंभीर टकराव हुआ। सऊदी अरब और ईरान सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि उससे भी बड़ी प्रतिस्पर्धा में हैं। वे खुद को इस्लामी दुनिया का असली नेता मानना चाहते हैं। सऊदी अरब मक्का मदीना की पवित्र मस्जिदों का संरक्षक है, जिससे उसे सुन्नी मुस्लिमों में खास धार्मिक सत्ता मिलती है। 1979 के बाद जब ईरान ने वैश्विक मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया, तो रियाद ने इसे अपनी वैधता के लिए चुनौती माना। 2 देश 2 विचारधाराएं, दोनों इस्लाम की नुमाइंदगी का दावा करते हैं, पर यह सिर्फ विचारधारा नहीं था। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान
सऊदी अरब ने दसियों अरब डॉलर देकर सद्दाम हुसैन का समर्थन किया ताकि ईरान की क्रांतिकारी विचारधारा अरब देशों में न फैले। सऊदी अरब को सबसे बड़ा डर अपनी 10% आबादी से है, जो उसकी आंतरिक स्थिरता तय करती है। सऊदी अरब में शिया अल्पसंख्यक है, जो उसकी कुल आबादी का लगभग 10 से 15% हैं। ये लोग मुख्य रूप से पूर्वी प्रांत और कतीफ जैसे इलाकों में केंद्रित हैं। पूर्वी प्रांत कोई आम इलाका नहीं, यहाँ सऊदी अरब का अधिकांश तेल है। रियाद को लंबे समय से शक है कि ईरान शिया समुदाय पर अपना प्रभाव बनाए हुए है और उसने कतीफ और आसपास के इलाकों में अशांति को समर्थन दिया है, जिससे वह मूल रूप से सऊदी अरब को अंदर से अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। 2016 में यह शक खुला संकट तब बना जब सऊदी अरब ने शिया धर्मगुरु नमीर अल-नमीर को फांसी दी। इस घटना के बाद ईरान में प्रदर्शनकारियों ने तेहरान में सऊदी दूतावास पर हमला किया। सऊदी अरब और उसके कई सहयोगियों ने राजनयिक संबंध तोड़ लिए। दोनों देशों ने 7 साल तक संबंध बहाल नहीं किए। सऊदी की चिंता उसकी अर्थव्यवस्था है। सऊदी अरब का भविष्य विजन 2030 पर आधारित है, जिसका लक्ष्य साम्राज्य को वैश्विक निवेश और पर्यटन केंद्र बनाना व तेल पर निर्भरता से आगे बढ़ना है। लेकिन वह योजना तभी काम करती है जब क्षेत्र स्थिर हो। ईरानी हमले सऊदी ऊर्जा अवसंरचना पर जो 2019 में और फिर 2026 में हुए थे, रियाद में इन्हें सऊदी अरब के आर्थिक परिवर्तन को सफल होने से पहले पटरी से उतारने की जानबूझकर कोशिश के रूप में देखा जाता है। लेकिन सऊदी अरब को सबसे ज्यादा डर ईरान से है। सऊदी अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल कर लेता है तो सऊदी अरब भी उसे हासिल करने की कोशिश करेगा। 2026 तक ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को हथियार ग्रेड के करीब पहुंचा दिया था, जिससे सऊदी रक्षा निर्णय सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। अचानक एक मध्यस्थ आया जिसने सऊदी और ईरान को फिर से दोस्त बनाने की कोशिश की। 2023 में चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच बीजिंग समझौता कराया, जिससे 7 साल के अंतराल के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध फिर से स्थापित हो गए। और अप्रैल 2025 में सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान तेहरान गए और सीधे सर्वोच्च नेता अली खामनेई से मिले। कम से कम ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्ष खुले संघर्ष के बजाय नियंत्रित प्रतिद्वंदिता को चुन रहे हैं। समझना जरूरी है कि ईरान सऊदी अरब को कैसे देखता है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता दोनों तरफ है। ईरानी नेता खुद को हमलावर नहीं मानते। वे सऊदी अरब को एक अमेरिकी समर्थित राजशाही के रूप में पेश करते हैं, जिसने ऐतिहासिक रूप से पूरे क्षेत्र में चरमपंथी समूहों का समर्थन किया है और ईरान को घेरने के लिए सक्रिय रूप से काम किया है। दोनों पक्षों में गहरा अविश्वास ही राजनयिक समझौतों के टिकने में बाधा है, और यही हुआ। फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद ईरान ने पश्चिमी सैन्य अभियानों में सऊदी की भूमिका बताते हुए उसके शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। बीजिंग समझौते के जरिए जो कुछ भी फिर से बनाया गया था वह लगभग तुरंत ही ढह गया। लेकिन ईरान के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक वो है जिसने लाखों लोगों का खून बहाया है, न कि कुछ दिनों या हफ्तों के लिए, बल्कि पूरे 8 सालों तक। ईरान इराक युद्ध पूरे 8 भीषण वर्षों तक चला। 1980 में शुरू इस युद्ध में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। उस इतिहास के बावजूद 2003 की घटना ने ईरान को वो सब दे दिया जो वो युद्ध में जीत सकता था। इराक की स्थिति क्षेत्र में अलग है, क्योंकि वो सिर्फ ईरान से डरने वाला पड़ोसी नहीं, बल्कि वही देश है जहां ईरान ने सबसे गहरी पैठ बनाई है। अमेरिका ने इराक पर हमला कर वहां की सत्ता हटाई, जिससे ईरान को पश्चिमी सीमा पर रोकने वाली एकमात्र ताकत खत्म हो गई। इराकी राष्ट्रवादी इसे टैंकों, सैनिकों के बजाय राजनीति, पैसे, मिलिशिया और धर्म के जरिए हुई धीमी घुसपैठ मानते हैं। लेकिन जो बात इराक की स्थिति को वास्तव में जटिल बनाती है वह यह है कि ईरानी प्रभाव के प्रति नाराजगी हर समुदाय में है, सिर्फ किसी एक में नहीं। इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, मुझे लगता है कि यह जानना जरूरी है कि मौजूदा ईरान युद्ध हमारे आसपास की दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। पिछले हफ्ते सोने चांदी में जबरदस्त तेजी रही। एक ऐसे माहौल में जहां नाम मात्र जीडीपी में जबरदस्त वृद्धि हो रही है, जो 2020 में $20 ट्रिलियन से 75% बढ़कर 2027 तक $35 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, और लगभग 4% की संरचनात्मक रूप से ऊंची महंगाई के साथ
हार्डनेट कमोडिटीज, जिसमें कीमती धातुएं भी शामिल हैं, के लिए मजबूत सकारात्मक कारकों को उजागर करते हैं। हम आपके साथ एक नई कंपनी के बारे में बताना चाहते हैं जिसकी स्वामित्व संरचना खास है। लगभग 30% शेयर बोर्ड, प्रबंधन और करीबी सहयोगियों के पास है और अतिरिक्त 30% संस्थागत निवेशकों के पास है, यानी कुल मिलाकर 60% मजबूत हाथों में है, जो कंपनी के विजन में विश्वास का संकेत हो सकता है। हम पहली बार चैनल पर ये दिखा रहे हैं और आज की वीडियो के प्रायोजक है कैनेडियन गोल्डफील्ड्स डिस्कवरी, टिकर CGMXF। ये फिडेलिटी, श्वाब, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स और ई-ट्रेड पर उपलब्ध है। मेरे अनुसार अपनी खुद की जांच पड़ताल करने और कैनेडियन गोल्डफील्ड्स डिस्कवरी कॉर्प की रिसर्च करने की कुंजी है कि आप 4 मुख्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करें। अनुभवी प्रबंधन, शीर्ष क्षेत्र में गोल्ड प्रोजेक्ट, वर्षों से ड्रिल नहीं हुआ, ड्रिलिंग की मंजूरी मिल चुकी है और जल्द शुरू होगी। शुरुआती स्टेज में 30% इनसाइडर प्रबंधन और 30% संस्थागत हिस्सेदारी है। नॉर्थ वेस्टर्न ओंटारियो एक टियर 1 क्षेत्र है जहां रेड लेक, टिमिन्स, हेमलो और मसलवाइट कैंपों से 200 मिलियन ट्रॉय आउंस से ज्यादा सोना निकाला गया है। कैनेडियन गोल्डफील्ड्स डिस्कवरी पर कोई कर्ज नहीं है। 4.5 मिलियन कनाडाई डॉलर नकद हैं, परमिट्स मिल चुके हैं और जल्द ही ड्रिलिंग शुरू होगी। कंपनी के इतिहास में यह पहली बार है। इस परियोजना में अभी तक आधुनिक और समन्वित ड्रिलिंग नहीं हुई है। ऐतिहासिक कार्य ने 14 किमी लंबे सिस्टम की सतह मुश्किल से छुई थी। ये इस परियोजना की पहली असली झलक होगी। सिर्फ पिछले हफ्ते में जब तेल की कीमतें गिर रही थी, व्यापक सोने के शेयर क्षेत्र ने एक बड़ी तेजी की शुरुआत की है। तो कैनेडियन गोल्डफील्ड्स डिस्कवरी, टिकर सिंबल CGMXF पर अपनी रिसर्च जरूर करें। इराक की लगभग 60% आबादी शिया है। अब इराकी राजनीति में जो कई राजनीतिक पार्टियां और सशस्त्र गुट हावी हैं, उनका सीधा वित्तीय और संगठनात्मक संबंध तेहरान और IRGC से है। ईरान को इराक की विदेश नीति, सुरक्षा संस्थाओं और ऊर्जा क्षेत्र पर एक साथ असर मिलता है। उस प्रभाव का सबसे स्पष्ट साधन है पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज या PMF। यह ज्यादातर शिया मिलिशियाओं का एक समूह है जिसे मूल रूप से इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए बनाया गया था। उन्होंने ISIS को हराने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन लड़ाई के बाद भी भंग नहीं हुए और इराकी राज्य के भीतर शक्तिशाली बने रहे। लेकिन उनमें से कई तेहरान से आदेश लेते हैं, न कि इराकी प्रधानमंत्री से। मामला इतना गंभीर हुआ कि 2026 के अमेरिकी राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम ने इराक को दी जाने वाली सुरक्षा सहायता को इस शर्त से जोड़ा कि इराकी सरकार इन मिलिशियाओं पर नियंत्रण रखे। इस राजनीतिक लड़ाई में वही लोग पिस रहे हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं। इराक की सुन्नी अल्पसंख्यक ने देखा कि ईरान समर्थित मिलिशिया रणनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय है और उन्हें डर है कि तेहरान सांप्रदायिक पहचान का उपयोग कर सुन्नियों को इन क्षेत्रों से बाहर कर रहा है। उनके लिए ईरानी दखल अंदाजी सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि अस्तित्व से जुड़ी है। इराक की शिया आबादी बाहर से जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा विभाजित है। इराकी शियाओं का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें मुक्तदा अल सद्र के नेतृत्व वाले लोग भी शामिल हैं, ईरानी शासन मॉडल को सक्रिय रूप से खारिज करते हैं। वे इराक में ईरान जैसी व्यवस्था नहीं चाहते। उनका रुख सीधा है। वे ईरान पर आरोप लगाते हैं कि उसने इराक को अपने सामान के लिए एक वैश्विक बाजार और अपनी जंगों के लिए एक युद्ध भूमि बना दिया है। सबको जोड़ने वाली चीज वही है जिस पर सब निर्भर है। 2026 तक ईरान पानी और गैस का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव के लिए कर रहा था। उसने इराक में आने वाले नदी के पानी को सीमित किया और गैस निर्यात भी घटाया, जिस पर इराक बिजली के लिए निर्भर था। इससे बिजली और पानी की कमी के साथ इराकी शहरों में बड़े ईरान विरोधी प्रदर्शन हुए। मौजूदा दुश्मनों से लड़ना सही है, लेकिन सबसे बड़ी गलती दोस्त को दुश्मन बनाना है। कतर का ईरान से रिश्ता हमेशा बाकी खाड़ी देशों से अलग रहा है। सऊदी अरब और UAE जहां तेहरान से खुली दुश्मनी रखते थे, वहीं कतर ने अलग राह अपनाई। कतर ने तटस्थ रहने की कोशिश की, संवाद के रास्ते खुले रखे और खुद को एक मध्यस्थ के रूप में पेश किया। कई दशकों तक यह रणनीति सफल रही क्योंकि कतर और ईरान दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय गैस क्षेत्र साझा करते हैं, जिसे कतर नॉर्थ डोम
और ईरान साउथ पार्स कहते हैं। वह साझा संसाधन दोनों देशों के ऊर्जा सहयोग को अनिवार्य बनाता है। आप उस देश से खुला संघर्ष नहीं कर सकते जिससे सबसे कीमती संपत्ति साझा होती है। और 2017 में उस तर्क की कड़ी परीक्षा हुई जब सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और मिस्र ने कतर पर पूरी तरह से नाकाबंदी लगा दी। उन्होंने दोहा पर ईरान के बहुत करीब होने का भी आरोप लगाया। कतर की प्रतिक्रिया ये थी कि उसने मजबूरी में उस रिश्ते को और मजबूत किया। ईरान ने नाकेबंदी के दौरान कतरी विमानों और जहाज़ों के लिए अपना हवाई क्षेत्र और बंदरगाह खोले तथा खाद्य आयात उपलब्ध कराए। इससे कतर को तेहरान के साथ अपने संबंध बनाए रखने का एक मजबूत व्यावहारिक कारण मिल गया। यहाँ तक कि 2021 में नाकेबंदी खत्म होने के बाद भी संकट के बाद कतर ने मध्यस्थ की भूमिका और भी सोच समझ कर ली। कतर ने 2015 के ईरान परमाणु समझौते का स्वागत किया, क्षेत्रीय संवाद का समर्थन किया और बाकी खाड़ी देशों से अलग तेहरान से अपने राजनयिक संबंध बनाए रखे। कतर मानता था कि ईरान का भरोसा पाने वाला अकेला देश होने से उसे क्षेत्र में खास अहमियत मिलती है। 2025 में वह विश्वास टूट गया। इजरायली हमले ने ईरान के साउथ पटार गैस क्षेत्र को निशाना बनाया, जिससे ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई की धमकी मिली, जिसमें दुश्मनों और तटस्थ पक्षों के बीच कोई फर्क नहीं किया गया। कतर, जो लंबे समय से ईरान का दुश्मन बनने से बचता आ रहा था, खुद को फिर भी इस संघर्ष की आग में घिरा हुआ पाया। 18 मार्च 2026 को ईरानी लंबी दूरी की मिसाइलों ने रस लाफान इंडस्ट्रियल सिटी पर हमला किया। ये दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी सुविधा है और कतर की अर्थव्यवस्था का दिल है। हमले से बड़ा नुकसान हुआ और वैश्विक एलएनजी आपूर्ति का करीब 17 से 20% रुक गया। कतर एनर्जी को फोर्स मेजोर घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस देश के लिए, जो अभी भी अपनी संपत्ति और महत्व के लिए उसी बुनियादी ढांचे पर निर्भर है, यह सिर्फ सैन्य हमला नहीं बल्कि आधुनिक राष्ट्र कतर के अस्तित्व पर हमला था। कतर की प्रतिक्रिया तेज थी। उसने पहले ऐसा नहीं किया था। 19 मार्च 2026 को दोहा ने ईरानी दूतावास के सभी सैन्य व सुरक्षा अधिकारियों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया। फिर कतर की राज्य सुरक्षा सेवा ने घोषणा की कि 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें नागरिक और निवासी दोनों शामिल है, जो कतर के अंदर काम कर रही 2 IRGC से जुड़ी सेल के सदस्य थे। ये पहली बार था जब कतर ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि ईरानी प्रॉक्सी उसके अपने नागरिकों के बीच सक्रिय थे। कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरान का खाड़ी पड़ोसियों को निशाना बनाना पूर्व नियोजित और व्यवस्थित था और इससे कतर की कूटनीतिक प्रतिरक्षा का भ्रम टूट गया। ईरान की सबसे अनोखी दुश्मनी उस देश से है जो तब तक बना ही नहीं था जब यह दुश्मनी शुरू हुई। यूएई और ईरान के रिश्ते में हमेशा बुनियादी विरोधाभास रहा है। दुबई वर्षों से ईरानी व्यापारियों और शिपिंग का प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा है। ईरानी पैसा, सामान और व्यापार नेटवर्क दुबई के जरिए आसानी से चलते रहे हैं। अबू धाबी, जो यूएई की सुरक्षा नीति नियंत्रित करता है, हमेशा ईरान को सीधा रणनीतिक खतरा मानता है। आर्थिक हकीकत और सुरक्षा चिंता का फर्क सालों से यूएई की स्थिति तय करता आया है, लेकिन नीचे एक क्षेत्रीय घाव है जो कभी नहीं भरता। 30 नवंबर 1971 को यूएई के देश बनने से 2 दिन पहले ईरानी नौसेना ने अबू मूसा, ग्रेटर टुम और लेसर टुम 3 द्वीपों पर कब्जा कर लिया। ईरानी बलों ने अरब आबादी को बाहर निकालकर पुलिस थानों, स्कूलों को ध्वस्त किया और द्वीपों को ईरान क्षेत्र घोषित किया। यूएई ने दशकों तक इस विवाद को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने की कोशिश की। ईरान ने हर बार इनकार किया है और इन द्वीपों को अपने क्षेत्र का अविभाज्य हिस्सा बताया है। यूएई के लिए ये केवल इतिहास के हाशिए की बात नहीं है, ये एक सक्रिय अनसुलझा कब्जा है। द्वीपों से आगे यूएई ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों का समर्थन किया और यमन में हौथियों के खिलाफ सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हुआ। इसने ईरानी मिसाइल खतरे से निपटने के लिए उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों पर अरबों खर्च किए। यमन से हौथी हमले चिंता का कारण थे, क्योंकि वे यूएई की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी परिवहन और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को निशाना बना रहे थे। 2026 में यूएई खाड़ी क्षेत्र में सबसे ज्यादा निशाना बनाया जाने वाला देश बन गया। ईरान ने बुर्ज अल अरब, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर, जाबेल अली पोर्ट, रुआ ईस्ट रिफाइनरी और
फुशारा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले किए। ये यूं ही चुने गए निशाने नहीं थे, ये यूएई की पहचान के स्तंभ है जो उसे वैश्विक वित्तीय और व्यापारिक केंद्र बनाते हैं। आईआरजीसी ने यूएई पर अमेरिकी सैन्य अभियानों में मदद का आरोप लगाते हुए इसे हमले का कारण बताया। जवाब में यूएई ने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया। उसने गोली नहीं चलाई, लेकिन ईरान को उससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाया जितना ईरान कभी यूएई को नहीं पहुंचा सका। 1 मई 2026 से यूएई ने घोषणा की कि वह ओपेक से बाहर हो रहा है। यह युद्ध के कारण उसकी ऊर्जा रणनीति में आई बाधा का सीधा परिणाम था। यूएई का ओपेक छोड़ना सिर्फ ऊर्जा नीति नहीं, बल्कि ये इस बात का संकेत था कि युद्ध दुनिया के सबसे ताकतवर आर्थिक गठबंधनों में से एक में दरार डालना शुरू कर रहा था। छोटे समय में बाहर निकलने से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, युद्ध पहले ही नुकसान कर चुका है। ओपेक का कुल उत्पादन मार्च 2026 में 27% गिरकर 20.79 मिलियन बैरल प्रतिदिन रह गया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर दबाव और यूएई पर हमलों के कारण यूएई उत्पादन बढ़ाने में असमर्थ है, जिससे ओपेक कोई बड़ा बदलाव नहीं कर पा रहा। लेकिन लंबी अवधि में जब संघर्ष स्थिर हो जाएगा तो यूएई कोटा प्रतिबंधों के बिना उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र होगा और उसका लक्ष्य उत्पादन को 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक ले जाने का है। बिना रोक-टोक बाजार में बड़ी मात्रा में आना वैश्विक आपूर्ति बढ़ा सकता है, तेल की कीमतें घटा सकता है और ओपेक की उस कीमत तय करने की ताकत को कम कर सकता है जिसे वह दशकों से बनाए हुए है। ईरान के लिए वह स्थिति वास्तव में नुकसानदायक है। उसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही प्रतिबंधों और युद्ध की लागत के कारण भारी दबाव में है। उसे काम करने के लिए तेल राजस्व पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है। युद्ध के बाद अगर यूएई स्वतंत्र उत्पादन करे और ओपेक की एकता टूटे तो वैश्विक कीमतें गिरेंगी, जिससे ईरान की वित्तीय स्थिति पर सबसे जरूरत के समय असर पड़ेगा। कुछ विश्लेषक पहले ही यूएई के बाहर निकलने को एक प्रभावी कार्टेल के रूप में ओपेक के अंत की शुरुआत बता रहे हैं और यह उस संघर्ष का एक और दीर्घकालिक परिणाम है जिसे ईरान ने बढ़ाने का फैसला किया। यूएई ने ओपेक से बाहर निकलकर ईरान को सजा दी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुवैत ने ईरान के खिलाफ क्या किया? उन्होंने फोटोग्राफरों को गिरफ्तार कर लिया। 2003 में अमेरिका द्वारा इराक पर हमले के दौरान कुवैती अधिकारियों ने आईआरजीसी की जासूसी सेल पकड़ी थी। वे कुवैत के अंदर अमेरिकी सैन्य ठिकानों की निगरानी और फोटोग्राफी कर रहे थे और सैनिकों की गतिविधियों की जानकारी तेहरान भेज रहे थे। फिर 2015 में अब्दाली सेल के नाम से मशहूर एक घटना सामने आई। सुरक्षा बलों ने 19 टन गोला बारूद, 144 किलोग्राम विस्फोटक और 68 किलोग्राम टीएनटी जब्त किया, जो आईआरजीसी और हिजबुल्लाह से जुड़े थे। पूछताछ में पता चला कि इस सेल का मकसद देश की सामाजिक आर्थिक नींव को ध्वस्त करना था। 2026 में वही पैटर्न दोहराया गया। 25 मार्च को कुवैत के गृह मंत्रालय ने हिजबुल्लाह नेटवर्क की गिरफ्तारी की घोषणा की, जो वरिष्ठ सरकारी हस्तियों की हत्या और तोड़फोड़ के लिए लोगों की भर्ती कर रहा था। इस सेल में 5 कुवैती नागरिक और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी नागरिकता रद्द की जा चुकी थी था। 14 अन्य संदिग्ध, जिनमें लेबनानी और ईरानी नागरिक थे, गिरफ्तारी से पहले फरार हो गए। अप्रैल 2026 में ईरानी हमलों ने अल अहमदी रिफाइनरी और एक डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया। इसमें 4 सैनिक और 6 नागरिक मारे गए। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन पर ईरानी ड्रोन ने हमला किया। सरकार ने तुरंत युद्ध विराम मांगा और ईरान को लेकर जीसीसी की विदेश नीति पर सवाल उठाए। कुवैत की स्थिति उसे असुरक्षित बनाती है क्योंकि यह दक्षिणी इराक के पास है, जहां आईआरजीसी समर्थित मिलिशिया सबसे ज्यादा केंद्रित है। ये उसे ऐसे छुपे असम्मित हमलों का आसान निशाना बनाता है जिनमें ईरान माहिर है। कुवैत ने हमेशा ईरान से संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। सऊदी अरब और यूएई ने कड़ा रुख अपनाया, जबकि कुवैत ने तेहरान से संबंध रखे और अमेरिका व संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध भी माने। दक्षिणी इराक के आईआरजीसी क्षेत्रों के पास बसे एक छोटे देश के लिए यह संतुलन सिर्फ विदेश नीति नहीं, बल्कि जीवित रहने की रणनीति थी। कुवैत के पास सावधानी से कदम रखने का घरेलू कारण भी है। उसकी राष्ट्रीय आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा शिया है। इससे सरकार इस बात को लेकर संवेदनशील रहती है कि ईरान पर उसका रुख देश के अंदर कैसे असर डालता है। ईरानी नेताओं ने अपने एक और छोटे दुश्मन बहरीन को ऐतिहासिक रूप से 14वां प्रांत कहा है। बहरीन की स्थिति बाकी खाड़ी देशों से अलग है।
यहाँ ईरान से जो खतरा है वो सिर्फ बाहरी नहीं है, यह बहरीन समाज के बीचों बीच से होकर गुजरता है। बहरीन एक छोटा द्वीपीय राजतंत्र है जिस पर सुन्नी शाही परिवार का शासन है, लेकिन इसकी लगभग 65 से 75% आबादी शिया है। इस जनसांख्यिकीय स्थिति ने बहरीन को तेहरान को क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी ही नहीं बल्कि अस्तित्वगत खतरा मानने पर मजबूर किया। ईरानी नेता इसे अपना 14वां प्रांत कहते हैं। बहरीन का डर असली घटनाओं पर आधारित है। 1981 में ईरान ने ईरानी क्रांति के 2 साल बाद बहरीन की मुक्ति के लिए इस्लामिक फ्रंट के जरिए बहरीन सरकार के खिलाफ तख्ता पलट की कोशिश का समर्थन किया। साजिश नाकाम रही, लेकिन इसने स्थायी अविश्वास की भावना पैदा की जिसने बहरीन की नीति को आकार दिया। फिर आया 2011। जब अरब स्प्रिंग के विरोध प्रदर्शन शुरू हुए तो बहरीन में राजनीतिक सुधार की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। सरकार ने, जो सऊदी नेतृत्व वाली पेनिनसुला शील्ड बल द्वारा समर्थित थी, इस आंदोलन को कुचल दिया और पूरे विद्रोह को एक घरेलू राजनीतिक विरोध के बजाय ईरान समर्थित षड्यंत्र के प्रयास के रूप में पेश किया। उस फैसले ने सांप्रदायिक विभाजन को और गहरा कर दिया और राजनीतिक असहमति को कुछ ऐसा बना दिया जिसे राज्य ने विदेशी ताकत के लिए देशद्रोह के रूप में देखा। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा तैनात है। जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, इससे खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर किसी भी ईरानी हमले की स्थिति में यह एक प्रमुख निशाना बन जाता है। ये कोई काल्पनिक चिंता नहीं है, यही बात हर दिन बहरीन की सुरक्षा संबंधी गणनाओं को प्रभावित करती है और 2026 में वे डर हकीकत बन गए। बहरीन ने 650 से अधिक ईरानी मिसाइल व ड्रोन रोके, जिनमें 5वें बेड़े के मुख्यालय और महत्वपूर्ण एल्यूमीनियम गलाने वाले संयंत्रों पर हमले शामिल थे। सरकार ने अब तक सबसे कड़ी आंतरिक दमनात्मक कार्रवाई की। 28 फरवरी 2026 से अधिकारियों ने 200 से अधिक लोगों, ज्यादातर शिया, को ईरान के प्रति सहानुभूति के आरोप में गिरफ्तार किया। 14 व्यक्तियों पर विशेष रूप से IRGC के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया। उन पर राज्य के रहस्य लीक करने और ईरान के अंदर सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने का आरोप था। सरकार ने कहा कि उसके कुछ अपने नागरिक हमलों के दौरान ही ईरानी सेना को सीधे हमले के बाद हुए नुकसान का आकलन भेज रहे थे। 27 अप्रैल 2026 को बहरीन ने 69 लोगों की नागरिकता रद्द की क्योंकि उन्होंने उन कार्रवाइयों का समर्थन किया था जिन्हें सरकार ने ईरान की शत्रुतापूर्ण हरकतें करार दिया था। उन्होंने नागरिकता समीक्षा का आदेश दिया, जिसका उद्देश्य ईरानी प्रभाव में काम करने के आरोपी कार्यकर्ताओं को चिन्हित करना था। शासक अलू खलीफा परिवार के लिए यह केवल विदेश नीति की समस्या नहीं थी, ये राज्य को एकजुट बनाए रखने की लड़ाई है, जबकि एक बाहरी शक्ति भीतर से इसे तोड़ने में लगी है। इतिहास, धर्म और राजनीति के अलावा अरब देश उस सैन्य और रणनीतिक दबदबे से भी डरते हैं जो तेहरान उन सभी पर रखता है। ईरान को ऐसी संरचनात्मक बढ़त मिली है जिसे कूटनीति या रक्षा खर्च नहीं मिटा सके। 2026 में ये बढ़त सबके सामने आई, जिसमें भूगोल सबसे अहम है। ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तरी तट पर है, जो एक सकरा जलमार्ग है जिससे रोज दुनिया के 20 से 30% तेल और काफी LNG गुजरती है। मार्च 2026 में ईरान ने नाकाबंदी लगाई और जहाजों को ईरानी जल क्षेत्र से अनुमति लेना जरूरी किया, जिससे यातायात लगभग रुक गया। कतर का LNG निर्यात फंसा और ब्रेन क्रूड लगभग तुरंत $120 प्रति बैरल से ऊपर उछल गया। सऊदी अरब और UAE के पास कुछ बाईपास पाइपलाइनें हैं, लेकिन कुवैत और कतर के पास कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। ईरान ने आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए सिर्फ अपने भूगोल का इस्तेमाल किया, मिसाइल दागने की जरूरत नहीं पड़ी। जीवित रहने के लिए खाड़ी देश अपनी 70 से 90% ताजे पानी की जरूरत तटीय डिसैलिनेशन प्लांट से पूरी करते हैं। ये प्लांट्स खाड़ी के तटों पर खुले में हैं, जो ईरानी मिसाइल और ड्रोन की पहुंच में हैं। 2026 में ईरान ने कई सुविधाओं पर हमले किए और कई सालों से GCC की जल आपूर्ति प्रणालियों को साइबर अभियानों के जरिए परख भी रहा है। अगर लगातार रुकावटें आईं तो यह सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि घरों, उद्योगों और तेल गैस क्षेत्र को भी पंगु कर देगी। खाड़ी क्षेत्र की जनता जल अवसंरचना पर हमले को नागरिकों के खिलाफ युद्ध मानती है। सैन्य पक्ष की बात करें तो आंकड़े एक बेहद असहज कहानी बयां करते हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल भंडार में 2500 से अधिक हथियार है। 2026 के संघर्ष में गोलाबारी की तीव्रता ने
खाड़ी के वायु रक्षा सिस्टम को तुरंत उनकी सीमा तक पहुंचा दिया। यूएई और कुवैत ने पेट्रियट इंटरसेप्टर का करीब 75% और बहरीन ने 87% भंडार खत्म कर लिया। अरब रक्षा प्रणालियों को हर आने वाली मिसाइल पर औसतन 2.5 इंटरसेप्टर खर्च करने पड़े, तब जाकर अवरोधन की स्वीकार्य दर बनी रही, जबकि ईरानी ड्रोन की कीमत करीब $20,000 थी। उन्हें रोकने वाले पेट्रियट मिसाइलों की कीमत लगभग $40 लाख प्रति मिसाइल थी। ईरान खाड़ी देशों के रक्षा बजट को बहुत कम लागत में ही खत्म कर रहा था, जितनी लागत वो खुद उठा रहा था। अमेरिका को खाड़ी देशों की वायु रक्षा चालू रखने के लिए आपात पुनः आपूर्ति करनी पड़ी। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा परमाणु शक्ति है। 2025 के मध्य तक ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को हथियार स्तर के करीब पहुंचा दिया था और तेजी से परमाणु हथियार क्षमता हासिल करने लायक पर्याप्त सामग्री जमा कर ली थी। तेहरान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पूरी तरह से परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना उसकी एक लाल रेखा है, जिसे वह पार नहीं करेगा। अब ईरान परमाणु दहलीज पर खड़ा राष्ट्र बन चुका है और इससे 2026 के संघर्ष को लेकर रणनीतिक आकलन सीधे बदल गए हैं। अमेरिका और इजराइल ने जमीनी अभियान छोड़ दिया, जिससे ईरान को अपनी प्रोक्सी और क्षरण रणनीति जारी रखने का मौका मिला। तेहरान ने पूरे क्षेत्र में सशस्त्र प्रॉक्सी समूहों का नेटवर्क बनाया और वित्त पोषित किया। लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक के भीतर पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के तहत आने वाले विभिन्न मिलिशिया गुट और यमन में हूती आंदोलन, इन समूहों के माध्यम से ईरान ने अपनी सीमाओं से कहीं आगे तक शक्ति का प्रदर्शन करने, प्रतिद्वंदी सरकारों पर दबाव बनाने, महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में बाधा डालने और ऊर्जा अवसंरचना पर हमला करने की क्षमता हासिल कर ली, और यह सब करते हुए आधिकारिक रूप से सीधे शामिल होने से इनकार करता रहा। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने शिया अर्धचंद्र को ईरान से इराक, सीरिया, लेबनान और यमन तक फैले ईरानी प्रभाव का चाप बताया है। खाड़ी के राजशाही देशों के लिए ये सबसे निराशाजनक हिस्सा है। ईरान ने ऐसी स्थिति बना ली है जहां वह पूरे क्षेत्र में हमला कर सकता है और अस्थिरता फैला सकता है, जबकि उसके खिलाफ पूरी सैन्य कार्रवाई की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। उसका शस्त्रागार बिखरा, भूमिगत और घरेलू उत्पादन से लगातार भरा जा रहा है। खाड़ी देश सिर्फ प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि ईरान गति नियंत्रित करता है। अमेरिका और इजराइल ईरान को रोक पाएंगे या ईरान बचेगा या नहीं, यह समय बताएगा।